चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन। हेलो दी। हाँ जी ईशा। जी क्या गॉसिप हो रही थी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, आप बताना जरा। आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है आपको ईशा मेरी? चलो, ऋतिका मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ। मैम, मैनेजमेंट की हमने दो प्रोस्पेक्टिव से पढ़े थे डेफिनेशंस। पहला वाला था कि एक तो कि अगर की ग्रुप मेंबर्स है जो कि पर्सनल्स है, अगर वो चार्ज लेते हैं, जो मतलब जो एकदम टॉप। आप एग्जाम में लिखूंगा वैसे वाली लैंग्वेज जो लिखवाई थी। अच्छा, वो पूरी बता दूं मैं? हाँ हाँ, मतलब प्रॉपर जैसे आपको एग्जाम में लिखनी हो ना वैसे वाली लैंग्वेज। हाँ, तो मैम मैनेजमेंट मैनेजमेंट इन डिफरेंट सेशंस मींस की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ अफेयर्स, जो इंटरेस्ट करता है विद टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पावरफुल एंड प्रोस्पेक्टिव वन, और बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, मनी, हम्म। एक्सेट्रा। और सेकंड सेक्शन था कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज, जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट को रन करने के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एक्सेट्रा। एंड कंट्रोल। ठीक है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने दो पार्ट्स में पढ़ी थी। इट इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स एंड ट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। पर्पसफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बनाते कैसे बनाते हैं? by efficiently and effectively using resources such as human resource, money, material and technology। या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड होते हैं उसमें? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। जिसे पूछो उसके अलावा भी सब मन मन में याद करते रहना क्या पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ईशा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? ईशा, आवाज आ रही है आपको? श्रेयांश आप बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? यस मैम। जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हेलो मैम वो दी। एक हेलो, रिवाइज कौन कर, बताए? रिवाइज किया था श्रेयांश में जाके? मैम कर नहीं पाया था। क्यों? मैम मैं जाते सो गया था, उसके बाद मेरे को तेज फीवर था, कल रात से ही है। वर्षिता आप बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। It refers to the set of activities undertaken by the firm to uh, to be in the best position and to compete out of in the marketplace and to compete in the marketplace. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट द फर्म अंडरटेक्स, मतलब कि फर्म की मैनेजमेंट जो करती है टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन। और बेस्ट पोजीशन में हमें आना क्यों है? टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। ये देखा था। फिर हमने पढ़ी थी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। तनिषा। Strategy is a long range blueprint of organization's image, desired position in future. That is, what is? What it wants to do, or how it wants to do, where it wants to go, or where, how, what it wants to do, what it wants to do, how it wants to do, where it wants to go। मतलब स्ट्रेटेजी का मीनिंग देखा था, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रोड मैप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, उसको बनना क्या है, करना क्या है,
हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, जो करना है वो कैसे करना है, एंड वेयर इट वांट्स टू गो, अल्टीमेटली उसकी डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है। स्ट्रेटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। स्ट्रेटेजी आपकी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। मतलब कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और कॉन्शियसली डिजाइन होनी चाहिए। कॉन्शियसली डिजाइन मतलब साउंड माइंड से अच्छे से डिजाइन करना चाहिए, पूरा ख्याल रख के। हाँ जी, साउंड माइंड से बनाए गए हो, सोच समझ के विद प्रॉपर प्लान। ठीक है। अच्छा, आप कौन बताएगा? इज स्ट्रेटेजी अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट? नो, बाय। strategy is not a substitute for a sound management because strategy cannot be flawless, perfect every time. The allowances of the strategy allowances are made for the possible uncertainties. Strategy is not a sound substitute for sound management because a strategy cannot be perfect. ठीक है। आपके पास एक साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी शall be flexible and pragmatic. Pragmatic मतलब Easy to cope up and practical. easy to cope up with sudden changes. ठीक है। In a sound strategy, allowances are made for possible uncertainties. यहाँ तक पढ़ा था। मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। मैनेजमेंट क्या होता है? की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन entrusted with the responsibility। आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने की। रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, और क्या होता है आपका? Money, technology, एक्सेट्रा। material. और या फिर आपकी जो वो होते हैं इंटर रिलेटेड फंक्शन सच एज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन सबको करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब सेट ऑफ फंक्शंस जिससे हम अपनी फर्म को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे लेकर आते हैं टू कम्पीट विद द इंडस्ट्री मार्केट। ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मीनिंग, It स्ट्रेटेजी is इज a अ blueprint ब्लूप्रिंट। किस चीज का? ऑर्गेनाइजेशन organizing that where it wants to go, टू डू what it wants. और वेयर इट वांट्स टू गो। ठीक है। व्हाट इट वांट्स टू बी। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजी इज सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट। नो, स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट बिकॉज अ स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। 100% चीजों को कवर करके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। तो हमें एक साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट चाहिए होती है। स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड pragmatic, keeping an allowances for uncertainties। ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप लोग जो नहीं पढ़ के आए हो प्लीज पढ़ लो इसको स्टार्टिंग से, चीजें रह जाएंगी नहीं तो। याद करनी है ये चीजें। ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। हमारा हो गया था ये टॉपिक 5 तक। यहाँ तक हो गया था। यहाँ से पढ़ना है हमें इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। रीड करते हैं पहले, फिर समझेंगे। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, मतलब हम जब से स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनेगी, स्ट्रेटेजी बनाता कौन है? आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी कौन बनाता हो? मैनेजमेंट बनाते हैं और हर लेवल पे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने का काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है। अब मैनेजमेंट आपकी अलग अलग लेवल्स की हो सकती है। कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल। मीनिंग पता है किसी को क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल जो टॉप मैनेजमेंट होती है और डिविजनल मिडिल लेवल और ये फंक्शनल लेवल लोअर लेवल। डिविजनल जो होते हैं उसके अंदर जैसे सेल्स हेड आ गया या मार्केटिंग हेड आ गया, परचेज हेड आ गया, तो फिर उसमें आगे फंक्शनल लेवल्स में वो डिवाइडेड होते हैं कि परचेज में आपको कौन सी ड्यूटी सेग्रीगेटेड होगी एंड डिविजनल में कौन सी, मतलब फंक्शनल में परचेज के अंदर कौन सी, सेल्स में, मार्केटिंग में अलग अलग जो डोमेन्स हैं। जैसे कॉर्पोरेट लेवल होता है आपका सबसे सीनियर लेवल, मतलब कि सीईओ, सीएफओस एक्सेट्रा। ठीक है। बोर्ड। आपके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग क्या स्ट्रेटेजीज बनाते होंगे? क्या वो ही स्ट्रेटेजी बनाते होंगे कि मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई से सामान खरीदना है? बैठ के सीईओ ये बात करता होगा। क्या बात करता है? और इंडस्ट्री में जा रहे हैं कौन से इन्वेस्टर्स से अपनी मतलब फाइनेंसिंग करवानी है, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं
अगर बोर्ड की मीटिंग कब मतलब की स्केड्यूल करनी है, या फिर ईजीएम ईओजीएम वगैरह जो भी होती है। बोर्ड मीटिंग्स कब शेड्यूल करनी है ये तो कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स तो कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड नहीं करेगा ना। हम्म। इनके रिलेटेड मीटिंग्स होगी, सिर्फ वो वाली करेंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होता है कि जो हाई लेवल टॉप मैनेजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। सच स्ट्रेटेजीज इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान्स फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ। मतलब उनको ना छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन एम्प्लॉयज आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, कहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं रेगुलर में। उनको बात होती है मेन एक्सपेंशन कैसे करना है, बिजनेस का ग्रो कैसे करना है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है? हाँ जी। क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर कोई सेल्स का डिपार्टमेंट है, उसके अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयज होती हैं। यहाँ पे अगर वो किसी और चीज से उनको वेरीफाई करना है, तो मतलब डायगनली उनको इतना इजी उनका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। वो नहीं। टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात कर सके, मिडिल टॉप से बात कर सके, हॉरिजॉन्टल। इसमें वो क्या प्लान करेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और कोई? श्रेयांश आपको पता है क्या मैम? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है? मैम वर्टिकल तो वो होता है जिसके अंदर किसे कहते हैं, वो डिपार्टमेंट्स वगैरह जब जैसे टॉप लेवल टू, जब टॉप से लोअर लेवल तक जब जाती है, हम्म। एक वो पढ़ा था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल के अंदर होता है कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज होता है, जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट बना दे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसके बीच में जब इंटीग्रेशन वगैरह बिठाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगर सेम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। नहीं, हाँ जी मैम। आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ना हम आगे पढ़ेंगे वैसे। वर्टिकल मतलब होता है कि जैसे सप्लाई चेन चलती है आपकी, सपोज आप कोई मटेरियल प्रोड्यूस करते हो। आप अगर क्लॉथ सपोज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इसके लिए आप रॉ मटेरियल भी परचेज करते होंगे। उसके बाद आपने क्लॉथ मैन्युफैक्चर करा, आगे इसको सेल करा, तो मार्केटिंग वगैरह के लिए भी कोई पर्सन होगा। अभी अगर आप सिर्फ इस लेवल पे थे, ठीक है, आपने अपने से पीछे वाले लेवल के बंदे के साथ इंटीग्रेट कर लिया कि अब सपोज रॉ मटेरियल भी आप इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर अपने से आगे वाले ऊपर नीचे वाले बंदे, दैट इज वर्टिकल। समझे? या फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ सीए के एग्जांपल से। अभी जैसे आप लोग सीए इंटर में हो, ठीक है, अब मैं अपना बताऊं, मैं सीए इंटर में पढ़ा रही हूँ। अगर मैं सीए फाउंडेशन या फिर किस में जा रही हूँ, सीए फाइनल में, इससे ऊपर या इससे नीचे वाले लेवल पे, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल लेवल पे जा रहे हैं। और सीए इंटर में ही जैसे अकाउंट्स के साथ मैंने एफएमएसएम पढ़ाना स्टार्ट करा, सेम लेवल, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो जो फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, वो देखते हैं कि अभी सपोज हम एक लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे वो कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि हम इसका रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं। उन्हें पता लगा कि रॉ मटेरियल है वो तो एक बहुत मेजर चीज है, आपका पूरा प्रोडक्शन उस पर डिपेंडेंट है। उन्होंने सोचा हम उसको इन हाउस प्रोड्यूस करें तो कैसा रहेगा। उसके लिए उनको अपनी मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। वो होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इसको पढ़ेंगे आगे डीप में। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग प्रोडक्ट्स में जाना, डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। जैसे किसी का एग्जांपल हो जो डाइवर्स बिजनेस में हो, कोई जियो, कंपनी। अडानी, जियो। अडानी, रिलायंस, टाटा। अब टाटा का याद है जब रतन टाटा जी की डेथ हुई थी तो कितनी सारी उनके से कंपनीज वाला वो एक बना था पोस्टर, कितनी हाँ जी। कंपनी है टाटा की, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन कि हम कौन से सेक्टर में जा सकते हैं। टेक ओवर्स एंड मर्जर्स, टेक ओवर एंड मर्जर्स क्या होता है? अमलगमेशन। टेक ओवर हम मर्जर वो पढ़ते हैं ना, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज मर्जर, वो चीजें करनी है तो वो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। कल को आके आप थोड़ी कह सकते हो कि एम्प्लॉय को आप सपोज एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप जाके थोड़ी कहोगे हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेनी चाहिए, नहीं, कोई नहीं सुनेगा। टॉप लेवल का बंदा बोल रहा है तो वो सुनेंगे। तो आपका टॉप लेवल के क्या डिसीजंस होते हैं? टेक ओवर्स एंड मर्जर्स। न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे, वो क्यों न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डिसीजन कौन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल। एंड डिवेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट मतलब
जैसे कहीं किसी कंपनी के शेयर वगैरह रखे हैं सब्सिडी वगैरह के, उससे भी खरीदना हो। जैसे इन्वेस्ट होता है उसका अपोजिट इन्वेस्ट करना। R&D प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी चीज पे आपको रिसर्च करनी है, जैसे एप्पल। अब एप्पल है, उसकी सारी मतलब उसकी R&D टीम ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा न्यू इनोवेटिव चीजें कौन लेकर आता है? आपका एप्पल। उसके बाद बाकी सब तो कॉपी करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज पे रिसर्च स्टार्ट करनी है, कोई न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उसके डिसीजंस कौन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल। समझ आ गया? सारे जो हायर लेवल डिसीजंस होते हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो। आपको पता है बिग फोर में आपके लेवल्स होते हैं, जैसे अलग अलग बिग फोर में पता है कैसे लेवल्स होते हैं? सबसे ऊपर आपका होता है पार्टनर। पार्टनर तो पता है आपको, पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे होता है पार्टनर जो होते हैं सबसे टॉप लेवल, मतलब एक काइंड ऑफ ऑनर्स टाइप। फिर उसके बाद आपके होते हैं डायरेक्टर्स। देन उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और उसके नीचे आपके होते हैं एसोसिएट्स वगैरह, जो स्टार्टिंग पोजीशंस होती है। ठीक है? जो ये पार्टनर्स होते हैं ना, ये बनने के लिए अब आपने देखा होगा किसी कंपनी में कोई पार्टनर तो 50 साल का होता है और कभी कभी 30-35 साल का पार्टनर भी होता है। इतना डिफरेंस आपको पता है कैसे आता है? पार्टनर बनने के लिए उस एम्प्लॉय को चुना जाता है जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिजनेस लेके आता है। आपको काम नहीं भी करना आता ना इतना, लेकिन आप बिजनेस लेकर आ रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आप सीधा टॉप पोजीशन पे जाते हो। समझ रहे हो? आपको अगर पार्टनर लेवल पे जाना है, सीनियर लेवल पे, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बिजनेस लाना आना चाहिए। काम करने के लिए तो देखो इतने सारे लेवल के लोग बैठे हैं, काम तो वो कर लेंगे। आप रेवेन्यू जनरेट करके दो, उसमें आप पार्टनर लेवल पे जाते हो। तो जो ये 50 साल वाले होते हैं ये होते धीरे धीरे पहुंचे होते हैं। और अगर कोई 30-35 साल का बंदा है, कोई कोई लोग होते हैं बहुत सेंट होते हैं, तो वो जल्दी बन जाते हैं, रीजन बीइंग वो फर्म के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। समझे? तो जो टॉप लेवल होता है ना, उसका काम क्या होता है कि आप बिजनेस के लिए प्रॉफिट कितना लेकर आ रहे हो, इनकम उसकी कितनी इंक्रीज कर सकते हो, रेवेन्यू। तो ये इन्होंने हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी किससे रिलेटेड थी? रेवेन्यू से रिलेटेड। कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल पे, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, टेक ओवर्स कर रहे हो, ये सारी चीजें किसने है कि हमारे बिजनेस की इनकम बढ़ सके। समझे? तो इस सारे मेन जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद जैसे सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक्सपेंशन करना है, आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, जैसे कि रिलायंस ने डिसाइड करा था कि हमें जियो अनाउंस करना है। ठीक है? जियो अनाउंस करना है, उन्होंने टॉप लेवल अपनी सारी स्ट्रेटेजी बना दी। अब उसके बिलो जो सारी स्ट्रेटेजीज बनेगी कि हमें इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। जियो आपका लॉन्च तो हो गया, उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, जियो के जो सिम है वो लोगों तक कैसे पहुंचने चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती रहे, इससे रिलेटेड भी तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनेगी ना। स्ट्रेटेजी तो हर पॉइंट पे बनती रहेगी। जैसे आपको टावर्स लगाने हैं जियो के, उसके लिए अलग अलग वेंडर्स होंगे आपके पास, कौन आपको सही लगा के दे सकता है, अगर आपको वेंडर्स चूज करने हैं। तो क्या ये सब चीजें आपकी टॉप मैनेजमेंट करेगी बैठ के? ये आपका कौन करता है? मिडल लेवल। समझे? जिसको हम क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में? डिविजनल। डिविजनल लेवल। समझ रहे हो? सबसे पहले जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी ने उन्होंने बोला कि हमें जियो अनाउंस करना है, जियो लॉन्च करना है। उन्होंने एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना लिया कि कैसे कैसे हम जियो को सक्सेसफुल बना सकते हैं, नीड कैसे है इसकी मार्केट में। जैसे हमने देखा था कि मार्केट नीड देखते हैं हम स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, मार्केट नीड क्या है, मार्केट प्रेफरेंस क्या है, हम इसको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। वो तो आपका डिसाइड करा टॉप लेवल, मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल। ये सब कुछ डिसाइड होने के जियो लॉन्च हो गया। आगे का जो काम है मार्केटिंग करना, सिम लोगों तक पहुंचाना, प्रॉपर फंक्शनिंग, वेंडर्स एक्सेट्रा, वो सब कौन करेगा? मिडल लेवल। और ये सारी प्लानिंग होने के बाद इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? लोअर लेवल। इसको हम बोलते हैं लोअर लेवल।
समझ आया यहाँ तक? कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है टॉप लेवल स्ट्रेटेजीज बनाना, उसके अंडर जो स्ट्रेटेजीज बनती है छोटे छोटे प्रोसेसेस की, दैट इज मिडिल लेवल। और उसको ईशा, तेरी आवाज नहीं आ रही है। वो शायद कुछ बोल रही है बट उसकी आवाज नहीं आ रही। ईशा आई थिंक पोज हो गई। अभी वो कुछ बोल रही थी आपको। हाँ बट अभी तो वो पोज हो गई ना। उसका माइक शायद से नहीं है कनेक्टेड। कोई बात नहीं, दोबारा। ठीक है, इसको रीड करो। These corporate-wide strategies need to be operationalized by divisional and functional strategies. Operationalize मतलब उनको actual आप execution में लेकर आते हो। कौन लेकर आता है? Divisional and functional strategies regarding product lines, production volumes, quality ranges, prices, product promotion जैसे हमने marketing देखा था, market penetration, purchasing sources मतलब vendors, बता दूं पर्सनल डेवलपमेंट, कि आप कैसे एम्प्लॉयज को डेवलप, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हो। सपोज कॉर्पोरेट लेवल ने ये बोल दिया हमें नेक्स्ट ईयर सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है 15%, क्या कहने से सिर्फ हो जाएगी? नहीं होगी। हमें देखना पड़ेगा ना जो लोअर लेवल मिडिल लेवल वाले हैं, कि कैसे कैसे हम अपनी जो है वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं 15% सेल्स इंक्रीज करने के लिए। एंड लाइक दिस इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन फर्दर टॉपिक्स, ये हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आपने पूछा मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। मार्केट पेनिट्रेशन होता है जो जियो ने फॉलो करा था। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक बार मार्केट में घुस जाओ बस, चाहे सस्ते में चाहे लॉस में, अपना नाम बना। अब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कुछ चीजें आपको जब नई नई लॉन्च होती है तो बहुत सस्ती मिलती है, लेटर ऑन क्या होता है उसका प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाता है। किस लिए? स्टार्टिंग में अपना नाम बना रहे थे। तो सेम जियो ने करा था। जियो तो लॉस पे था, स्टार्टिंग में तो कोई रेवेन्यू था ही नहीं, पर क्या हुआ जियो का नाम बन गया। वहीं अगर आपको हुआ ये आके कहते कि हम एक सिम लॉन्च कर रहे हैं और जिसमें मतलब सेम रेट पे डेटा मिल रहा है, क्या आप लेते? नहीं कन्वर्ट करते। 50 रुपए का फर्क होता है शायद तब भी नहीं कराते। पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने एकदम एग्रेसिव मार्केट करी। उस दिन हमने पढ़ी थी ना ये चीज कि एग्रेसिव मार्केट डिस्ट्रक्शन जियो करी। चीता वाला। हाँ तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मार्केट में आपको बस घुसना है, अपना नाम बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका डिविजनल एंड फंक्शनल, राइट? यहां तक क्लियर? इसको नोट करते हैं पहले, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट आपकी कैसे कैसे होती है। अपने नोट्स में वही कंटिन्यू करो। हाँ जी, हेडिंग बनाओ। ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन strategy is formulated at corporate, divisional and functional। इसके आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं, कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल। First strategies include determination of
plan for expansion and growth. Vertical and horizontal integration. Diversification. Takeovers and mergers. New investment. Expansion. New investment and divestment. Research and development. ये सारे ही लिखवा दिए, इसमें से आपको 3-4 याद करना है बस, बहुत है। इन दोनों का लिखो कंबाइंड, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल का। स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग किस किस चीज की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं? प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम, क्वालिटी रेंज, प्राइस, क्वालिटी, सारी जनरल टर्म्स ले आओ। और हाँ तो सबसे इजी वाली है। फिर अगर ज्यादा मुश्किल तो बदल जाएगा। पेनिट्रेशन, हाँ जी, प्रोडक्ट मार्केट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन ही होता है मार्केटिंग। मार्केट, पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एक चीज पता लग रही है, टॉप लेवल वाले बता देते हैं बस ये करना है, वो करना कैसे वो कौन डिसाइड करता है? मिडल एंड लोअर लेवल। परचेजिंग सोर्सेस मतलब कि वेंडर्स कहाँ से होंगे? पर्सोनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। समझ आ गया? अगर आपसे एग्जांपल देके पूछे कि टॉप इनमें से कौन सी टॉप लेवल वाले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, कौन सी मिडिल एंड लोअर लेवल, मतलब कि बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल, तो आप डिसाइड कर सकते हो अपना जो एकदम टॉप लेवल की स्ट्रेटेजीज है कि बिजनेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, मर्जर एटसेट्रा, वो कौन करेगा? आपका कॉर्पोरेट लेवल। और उसके नीचे की जो स्ट्रेटेजीज होगी वो कौन करेगा? डिविजनल एंड फंक्शनल। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसपे आपकी बहुत सारी केस स्टडीज है। स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। क्या मीनिंग होता है इसका? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वर्ड किसी ने सुना है कभी? श्रेयांश पता है आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है? जी मैं बताऊं, मैम प्रोएक्टिव जो किसे कहते हैं, जो कुछ ज्यादा जो एक्टिव होता है, रिएक्टिव का नहीं याद आ रहा। प्रोएक्टिव मैं बताऊं, बताओ निशा। दिस फ्यूचर प्रेडिक्शन करके स्ट्रेटेजी करना। और रिएक्टिव क्या होता है? जी इसका मतलब तो नहीं पता। मैं ट्राई करूं। जो प्रोएक्टिव होते हैं ना, वो हम अपनी मतलब आज की कंडीशन देख के
मतलब कि हमें जो लग रहा है ना, एंटिटी को जो लग रहा है वो आज वो कर देती है प्रोएक्टिव बेसिस पे। और साथ में रिएक्टिव मतलब ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिनकी वजह से आज मुझे रिएक्ट करना है, कंपनी को रिएक्ट करना है। कोई ऐसे मतलब कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई परेशानी आ रही है कस्टमर्स को, तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे वो एग्जांपल है किसमें कि मैगी में कोई कुछ निकला था, तो फिर कंपनी ने उस पर रिएक्ट किया था। पूरी सारी उन्होंने प्रोडक्ट पे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ कहाँ पे मतलब उसके बनने में, तो वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हो गई उसमें। तो मतलब कि हम जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो आधी प्रोएक्टिव होती है और आधी रिएक्टिव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जैसे कल श्रेया आपने बोला था कि स्ट्रेटेजी अगर परफेक्ट हो तो सकती है, मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं कि स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती। तब मैंने क्या बोला था, यस एक मैम। टाइम के लिए परफेक्ट हो सकती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट है तो वो चेंज करनी पड़ सकती है। तो जो आपने स्ट्रेटेजी इनिशियली बनाई है आज के बेस्ट वे में, आज को देखते हुए कि आज के लिए हमारे बिजनेस में क्या बेस्ट है, दैट इज योर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। अभी जैसे आपने बोला जो ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब पहले ही सोच के फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कि ऐसे ऐसे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ये सब चीजें करें, वो होता है आपका प्रोएक्टिव। ठीक है। और रिएक्टिव होता है कि हमने एक बार ही बना ली स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेट कर दिया, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फिर जो कस्टमर के रिएक्शंस है उसके बेसिस पे जो हम स्ट्रेटेजी में चेंज करते, दैट इज रिएक्टिव। ठीक है। या फिर और एग्जांपल्स लो, जैसे कि आपका कोई कंपनी थी जो लिकर बनाती थी, लिकर प्रोडक्शन से रिलेटेड। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना ली, हम ये प्रोड्यूस करेंगे और सब कुछ। फिर लग गया एकदम से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया लिकर पे, तो उनको तो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एकदम से उनके ऊपर सडन चेंज आया, तो जो उन्होंने इनिशियली स्ट्रेटेजी बनाई दैट इज प्रोएक्टिव, और उसके बाद जो बैन लगने के बाद उन्होंने सडन चेंज करा दैट इज रिएक्टिव। ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो होती है, ओवरऑल बिजनेस जो चलता है ना, वो प्रोएक्टिव होता है ना रिएक्टिव, वो दोनों का मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। मतलब हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव होगी और पार्टली रिएक्टिव होगी। और कोई एग्जांपल्स दो प्रोएक्टिव रिएक्टिव के। मेरे पास दो और एग्जांपल हैं इसके। हाँ जी बोलो। जैसे जब नैनो आई थी तो उसमें क्या हुआ था, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एडवर्टाइजिंग कंपनी, मतलब एडवर्टाइजमेंट में उसकी गलती हो गई थी। मतलब प्रोडक्ट को किस तरह से दिखाना था, उन्होंने उसको अफोर्डेबल बोल दिया, मतलब चीप बोल दिया अफोर्डेबल की जगह। एक ये है एग्जाम्पल, तो जिसकी वजह से उनको रिएक्शन मिला कस्टमर्स का कि हम क्यों चीप चीजें खरीदे। चीप एंड अफोर्डेबल, बहुत डिफरेंस इतनी सी चीज का। हाँ जी, बट और मैं तो उस पर रिएक्टिव क्या बनाई थी स्ट्रेटेजी। कि आगे की उनकी एडवर्टीजमेंट जो स्ट्रैटेजीज थी उनको उन्होंने चेंज कर दिया। कि मतलब हम्म। वो जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि इतने से इम्पैक्ट की वजह से जो ईगो, कस्टमर ईगो पे बात आ गई थी, इसीलिए। और दूसरा एक एग्जांपल में आए, हाँ जी बोलो। एक कैडबरी का एग्जाम्पल था कि उनकी जो पैकेजिंग थी उसके अंदर जो चॉकलेट था वो खराब हो जाता था। तो जब सबने ऐसे कस्टमर केस, मतलब कि प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में किया इसके बारे में केस, तो फिर उन्होंने ये पाया कि द डिफेक्ट वाज इन द रेफ्रिजरेटर्स, जो कि मतलब कि उनकी प्रोसेसिंग में, अब इतना ज्यादा नहीं उसमें जाएंगे। तो उन्होंने इसका रिएक्टिव ये किया, रिएक्शन ये लिया कि उन्होंने जो यहाँ पे जैसे स्टोर्स होते हैं ना, उसके अंदर अपने जो छोटे बड़े फ्रिजेस होते हैं ना, ऐसे फ्रिज होते हैं जो टेबल पे रखते हैं चॉकलेट्स वाले, वो उनको देना शुरू कर दिए। जब उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी वहां पे, उन्होंने स्टोर भी उन्होंने उसमें ही करना शुरू कर दिया। पैकेजिंग में वो जो गोल्डन रैपर है वो लगाना शुरू कर दिया। सो दीज आर रिएक्शंस व्हिच कंपनी टुक। परफेक्ट। कि पहले उन्होंने अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई, सपोज कैडबरी ने चॉकलेट सेल करनी, उन्होंने देखा मार्केट में नीड है चॉकलेट्स की, पूरी स्ट्रेटेजी बना दी ऐसे ऐसे। देन उसमें कस्टमर के रिएक्शन आए, वो चॉकलेट के बाद वो आपने भी देखा वो व्हाइटिश हो जाती थी, है ना, अब नहीं होती लेकिन पहले होती थी। तो उनकी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने देखा ऐसा आ रहा है, और भाई हमें तो नहीं पता, हमें तो ये लगता था कि खराब है, सब यही सोचते थे कि खराब है, बहुत सबको कंप्लेंट्स लगता था फंगस लग गई हुई है। लगी हुई है, हाँ ये तो मैम वो एक्सपायर। गर्मी में, अब जब गर्मी आएंगी तो मैम फिर से वैसी वैसी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ तो फिर वो क्या हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, चेंज कर दिया अपनी स्ट्रेटेजी को, रिएक्ट करा उन्होंने उसके बेसिस पे। ठीक है, वेरी गुड हर्षिता। और कोई किसी के पास एग्जांपल? कृतिका, ट्राई करोगे कोई एग्जांपल?
प्रोएक्टिव रिएक्टिव या कोई और? श्रेयांश आप बता दो, आप लोग बताओ कोई। मेरे पास भी है एक और। नहीं और नहीं किसी और को भी चांस देना है, कोई तो बताओ। मैम सोचता हूँ एक सेकेंड। सोचो सोचो, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। जो सही आंसर देगा उसे हर्षिता की तरफ से कैडबरी मिलेगी ठीक है, डन डन। चलो फटाफट बताओ। बहुत सारी चीजें हैं इसमें तो, इतनी सारी, हर एक ब्रांड सोच लो उसमें पहले वो क्या करते थे। मेरे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं इसके। बताओ। एक वो नहीं आया था बीसीसी में, वो था रेड बुल या पता नहीं क्या था, बेंस वाला वो था, क्या उसमें ड्रिंक का नाम Red याद Bull था। था, Red Bull था कि वही ना जिसको पीने के बाद बेंस आ जाए, मतलब ऐसे कुछ वो थी, तो किसी ने केस किया था कि मेरे तो आए नहीं, तब अच्छा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मतलब ये था फेयर एंड लवली में था, फेयर एंड लवली में भी तो केस हुआ था, फिर वो ग्लो एंड लवली। तो वो भी तो रिएक्टिव हुआ ना, लोगों के हाँ। रिएक्शन तो उन्हें चेंज करनी पड़ी अपनी मार्केटिंग। और श्रेयांश सोचा कोई? अच्छा आप लोग बताओ, आप अपने स्टूडेंट लाइफ से जो जी आप मैं स्टार्टिंग लाइफ से, से। ऐसा स्टार्टिंग से प्लानिंग करके पढ़ाई स्टार्ट करते हो, वो प्रोएक्टिव होता है या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव। आपका अटेम्प्ट लगने के बाद जो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वो क्या होता है? मैम एक एग्जांपल है। हाँ जी बोलो। मैम जैसे जब टाटा ने मैम उसको एक्वायर किया था मैम, लैंड रोवर कंपनी को, जब टाटा ने एक्वायर किया था मैम, जो रेंज रोवर कंपनी, जो लैंड रोवर जो है, उसके बाद एग्जैक्टली। मैम तो जैसे टाटा की इमेज जैसे काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली डाउन आ गई थी। तो मैम सारे के सारे मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर जो टाटा की जो रेंज रोवर जो कार थी उसको ऐसे मतलब देखते थे कि ये तो कार बेकार है, क्योंकि ये इंडियन कंपनी ओन करती है। तो मैम टाटा ने उसकी ऐसे एडवर्टाइजिंग करी कि मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग वगैरह कर पाती है कि और कोई कार कर नहीं पाती। तो एक तरह से अब उसकी इमेज ऐसी बना दी कि ये बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप की मतलब हैवी टाइप व्हीकल है। तो हाँ उस हिसाब से उसने आगे जितनी भी जो उसकी अब जो जितनी भी जो उसकी एड्स वगैरह आती है मैम, तो वो सारी की सारी इसी टाइप की आती हैं। तो ये थोड़ा सा रिएक्टिव हो सकता है। हाँ, कि उसके बाद उन्होंने चेंज करा लोगों के रिएक्शन देख के। तो समझ यस आ, मैम। प्रोएक्टिव रिएक्टिव का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? प्रोएक्टिव मतलब जब हम इनिशियली स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रिएक्टिव मतलब उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, लोगों के रिएक्शंस देखे हमने, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गए, कुछ भी मार्केट में चेंज हुआ, उसके कारण हमें अपनी स्ट्रेटेजी में जो चेंज करना पड़ा, दैट इज रिएक्टिव। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं, फिर ना इसके हम करेंगे डिफरेंस, नोट करेंगे पॉइंट्स बना के, पहले रीड कर लो। Proactive actions on part of managers to improve the company's market position and financial performance. सेकेंड है रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। जैसे मैगी को थोड़ी ना पता था इतने साल से, मैगी तो चल रही थी, एकदम से उसमें आ गया कि इसमें जिंक है या ऐसा कुछ भी एलिमेंट है। एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंजिंग है, तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, in other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up the uncertain business environment. Proactive strategies planned strategy, whereas reactive strategies adaptive reaction to changing circumstances. ये आपका डायग्राम है, इसको समझते हैं। कंपनी के पास अपने एक्सपीरियंसेस थे, नो हाउ, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ जो भी कंपनी के पास अपने रिसोर्स थे, उसके बेसिस पे सबसे पहले तो उसने अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई, न्यू इनिशिएटिव्स लिए, प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स। न्यू इनिशिएटिव्स लिए और जो स्ट्रेटेजीज चलती आ रही थी वो भी कंटिन्यू रखी, साथ में अडेप्ट करता गया वो रिएक्शंस टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो जो चेंजेस आए, जैसे मैगी ने जो अपना पहले बनाया होगा कि हमें ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ऐसे पैकेजिंग करनी है, ये चीजें मेंशन करनी है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना रखी थी। फिर आगे रिएक्शंस लोगों के, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गई, फिर क्या आया कि आपके में ये एलिमेंट ज्यादा ये हार्मफुल, उनको उसको चेंज करना पड़ा। प्लस अगर कोई ऐसा एलिमेंट आप यूज कर रहे हो जो आपने डिस्क्लोज नहीं करना, इंग्रेडिएंट कोई है उसको आपको पैकेजिंग में डिस्क्लोज करना पड़ा। फिर आपका क्या आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी, जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी है जो कंपनी ने बनाई थी, प्लस लोगों के रिएक्शंस मिक्स करने के बाद जो स्ट्रेटेजी बनती है, दैट इज योर एक्चुअल स्ट्रेटेजी। समझ आ गया? As is evident from a figure, a company's current strategy, हाँ जी,
अबंडेंट मतलब होता है छोड़ दिया। जो एक तो होता है कि हम कुछ स्ट्रेटेजीज को तो अपना पार्ट बनाते हैं, कुछ होती है कि साइड हो जाती है, तो अबंडेंट वाली को तो छोड़ दो। एक्चुअल वाली कौन सी होती है? जो हमने फॉलो करी प्लस उसके रिएक्शंस, ठीक है। As is evident from figure, a company's current strategy flows from both previously initiated actions and business approaches that are working well enough to merit continuation, as well as newly initiated managerial decisions and actions that strengthen the company's overall position and performance. The strategy partly is deliberate and proactive, standing as the product of management's analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusions about how to position the company in marketplace and tackle the task of competing for buyers patronage. मतलब यहाँ पे ना आपको जो चीजें बता रखी है सिमिलरली लैंग्वेज दिखेगी। अब हम इसके डिफरेंस बना लेंगे पॉइंटर्स के। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके पॉइंटर्स डिफरेंस बना, ठीक है। However, not every strategic move is the result of proactive planning. वो तो हमें भी पता है सारी स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव भी होंगी। एंड डेलिब्रेट मैनेजमेंट डिसाइड थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड। फुली एंटिसिपेट नहीं कर सकते हम। और प्लान फॉर मतलब गवर्नमेंट अगर रेगुलेशन एकदम से चेंज करी, हमें थोड़ी ना पता था। When market and competitive conditions take an unexpected turn or some aspect of a company's strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. Hence, partially company strategies always developed as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as situations within the firm. समझे इसका कंक्लूजन कि आपका कुछ ना कुछ चीजें हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी, जिसको हम क्या नहीं कर सकते थे, एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? अपनी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। क्लियर? Crafting a strategy that involves stitching together a proactive, that is intended strategy based on prior successful experience and then adapting pieces of successful reactions as circumstances surrounding the company's situations change or better option emerge, a reactive adapted strategy. Strategy helps unravel complexity and reduce uncertainty. जितनी ज्यादा आप स्ट्रेटेजी से काम करोगे आपकी अनसर्टेनिटी को आप कॉप अप कर पाओगे। जैसे हम अपना शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, तो आप 2-3 दिन रख के चलते हो या पहले से ही अच्छे से पढ़ रहे होते हो, तो क्या होता है एकदम से कुछ अनफोर्सिन इवेंट आ गया तो आप उससे कॉप अप कर पाते हो। Caused by changes in the environment, it also means to identify existing problems and solving them by executing revolutionary ideas. Revolutionary का मतलब पता है आपको क्या होता है? नए आइडिया से मार्केट में चीज लेके आया है, लेकिन कोई समझ हाँ, नया होता है, एकदम नया। एक तो चीज होती है जैसे मोबाइल। अब आपका जैसे सपोज सैमसंग का है, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई न्यू मॉडल आता रहता है। वो रिवोल्यूशनरी नहीं है। रिवोल्यूशनरी क्या था? जब लैंडलाइन से मोबाइल पे आए थे, एकदम चेंज हुई थी मार्केट, दैट इज मैम एंड्रॉइड के अंदर मैम सबसे बड़ी बेकार बात यही लगती है कि हर दूसरे तीसरे दिन मैम कोई नई ब्रांड आकर के उससे बढ़िया मॉडल लॉन्च कर देती है। हाँ, तो वो तो आते ही रहते हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो वो जबकि मैम आईफोन ऐसा है कि उसने ये बना रखा है कि हर साल एक आता है उसका सिर्फ। हर साल एक आएगा, ठीक है। तो वही है मतलब, बट वो भी क्या है उसमें, अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो पहले सपोज होती ही नहीं थी। अगर आप पेन देख लो, आपके 10 तरह के पेन आते हैं, बटरफ्लो ले लो और ट्राइमेक्स, कितने तरह के आते हैं, ये तो नॉर्मल है। अब जब एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि जब पेन थे ही नहीं, सिर्फ पेंसिल्स होती होगी, तब उससे पेन पे आना, दैट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है एकदम चेंज, ठीक है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी, अगर आपको मार्केट को डिस्टर्ब करना है ना, तो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स आने चाहिए। It would be pertinent to mention one such example in the recent times, that is UPI. अब यूपीआई पेमेंट्स देखो कुछ सालों से स्टार्ट हुई है। हम जब छोटे थे तब थोड़ी ना यूपीआई पेमेंट्स करते थे, स्कैनर वगैरह नहीं होते थे, इतनी चीजें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI has changed the entire digital payments landscape in India and has now even gone global. A true example of made in India for the world. It was all because of a well-planned identification of existing problem statement, formulating a strategy, putting it to perfect execution. उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम देखी। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम याद है? 2 रुपए खुले नहीं, आपको टॉफी दे देते थे, कितनी दिक्कत आती थी। खुले पैसे इकट्ठे करना आसान नहीं होता। अब कभी 77 का बिल बन रहा है, 96 का बन रहा है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बिल्स बन रहे हैं, कैसे पे करोगे? फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी, उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, पुटिंग इट टू परफेक्ट एग्जीक्यूशन।
सिर्फ 5 रुपए नहीं है, दोनों टॉफी देते हैं, 10 रुपए की टॉफी देते हैं, कुछ और ले आओ। हाँ वही ना, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। और देन कैश कैरी करना इतना मुश्किल, अगर आप सपोज कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप लाख रुपए कैश नहीं लेके जा सकते ना, बट यूपीआई में सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जो मम्मी की मासी है ना, वो घूमने गए हुए थे, तो वो सारे जगह घूमा, तो उनके पास 50,000 का पूरा वो था, तो बैग था वो 30,000 हाँ ऐसा ही होता है कि चोरी हो जाता है, पैसे तो हो सकते हैं, वो नहीं चल रहा। बट फोन में क्या होता है, आपकी सेफ्टी, मतलब उसपे तो आप लॉक लगा के रखते हो, कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू कैश सेफ रहता है। Now that we have understood about strategy as a concept, the chapters to follow would focus more on how organization plan and execute. ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आपकी प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है। जैसे यहाँ पे आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है, एक केचप ब्रांड ने एक हेल्थियर केचप बनाने का सोचा, जिसमें लेस शुगर होगी, लेस प्रिजर्वेटिव्स होंगे, जिससे मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे बाय लेटिंग पेरेंट्स फील सेफ अबाउट देयर किड्स कंज्यूमिंग केचप। कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी? ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप पहले केचप तो मार्केट में अभी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने क्या चेंज करा, हम लेस शुगर वाली, लेस प्रिजर्वेटिव्स वाली, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं लोग। Yes, it is a business strategy to fight competition and to adopt with changing external environment. People becoming health conscious is external environment. External factor है ये आपका, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। क्लियर यहाँ तक? नोटिंग करें इसकी। मैं हेडिंग बना लूं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। इसके नाम डिफरेंसेस लिखेंगे टेबल फॉर्म में। 3 कॉलम बनेंगे आपके, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। इसका हम बोलते हैं थिंकिंग अहेड, पहले ही सोच लेना। फिर आपका आता है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, अडेप्टिंग टू चेंज। सबसे पहले आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन इसकी। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? Deliberate and the foremost strategy. डेलिब्रेट एक्शन। दी मेडिसिन ले लेना आप। हाँ लेनी पड़ेगी लग रहा है। मैं भी गई थी आज, वो एक कफ सिरप ले लेना आप। लिख दूंगी। पहले मैं सोच रही थी आपके लिए गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर दूंगी, बट अब नहीं कर पाऊंगी, अब मेडिसिन ले लो।
हाँ जी। Proactive strategy, deliberate action taken before an issue arises to prevent problems. Reactive का मतलब होता है responding to challenges as they arise to manage situation effectively. Approach plans ahead, anticipates risk, and prepares in advance. Reactive होता है adapts quickly to unforeseen challenges and opportunities. इससे आपका बेनिफिट क्या होता है बताओ। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको क्या बेनिफिट होगा, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी उससे आपको? better market position, जैसे मैगी का केस था, अब उनके में जब कंप्लेंट्स आई कि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो वो हार्मफुल फॉर हेल्थ है, तो इमेज डाउन हुई कहीं ना कहीं, मार्केट उनकी बहुत ज्यादा डाउन हुई, फाइनेंशियल लॉसेस हुए। अगर वो यही चीज पहले सोच के रखते, अब जो कंपनी प्रोड्यूस करे उसे भी तो पता ही है ना कि हम क्या चीज डाल रहे हैं, अगर वो पहले से सोच के रखते कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस पे केस बन सकता है, तो उसको अवॉइड करते तो उनकी इमेज खराब नहीं होती, उनका इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, इतनी पेनल्टीज नहीं लगती। तो आपकी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि आपके प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती है, हेल्प्स अवॉइड प्रॉब्लम्स, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हेल्प्स अवॉइड। अप्रोच में जो रिएक्टिव वाला पॉइंट था, 1 मिनट वो दिखाना। हेल्प्स अवॉइड प्रॉब्लम्स हो गया हर्षिता, improves efficiency and provides long term stability। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बार बार रिएक्टिव स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रही है, मतलब उन्होंने सारी स्ट्रेटजी गलत बना रही है, जैसे जैसे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करती जा रही है, तो इमेज खराब होगी ना उसकी। एक बार ही तो चलता है, अगर मैगी पे आज दोबारा केस हो जाए तो इसकी इमेज एकदम जीरो हो जाएगी। तो आपको क्या इंश्योर करना चाहिए कि आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। हाँ, रिएक्शंस तो रहेंगे, छोटे मोटे चेंजेस तो होते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली सामने वाला आप में कमियां ही निकाले जा रहा है, आप उसके बाद ही चेंज करें। ठीक है। रिएक्टिव क्या इंश्योर करती, रिएक्टिव से आपको क्या स्ट्रेंथ मिलती है, इट इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग and ability to handle unexpected situations। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल एप्पल का लिखा है। एप्पल एप्पल डेवलप्स न्यू टेक्नोलॉजी बिफोर कंज्यूमर डिमांड राइजेस, मतलब लोगों के मांगने से पहले ही वो चीज प्रोवाइड करता है।
और बाकी कंपनीज क्या करती है, फॉलो करती है, कंपनीज कॉपी करती है बाकी वाली मतलब वो रिएक्ट करती है। उन्हें पता है अगर हमने ये चीज प्रोवाइड नहीं करी तो लोग नहीं लेंगे, तो वो रिएक्टिव करती है। एग्जाम्पल, अ कंपनी रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉम्पिटिटर्स इनोवेशन by improving its product. Hence, we can say that last में इसमें एक line लिखना. Hence, we can conclude that company uses both proactive and reactive strategies to cope the uncertain business environment. समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? अब ना इसके आप लोगों के क्वेश्चंस है केस स्टडीज के, देखो अभी आज पढ़ेंगे इतने सो ये डायग्राम आपको बनाना है बस, ठीक है? अपने होमवर्क में ये डायग्राम बना कर आना है इसके नीचे, और क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको भेज दूंगी, इसकी 2-3 अच्छी अच्छी केस स्टडीज है, ठीक है? वो आपको करनी है होमवर्क में। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोएक्टिव प्रिडिक्टिव स्ट्रेटेजी, राइट?